हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लवर। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, क्लास 10th में जो ये फिजिक्स का चैप्टर है जो कि टर्म 2 का है, टर्म 2 का हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, टर्म 2 का हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग क्या क्या चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं पहले उसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग कुछ कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, जिसमें से सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, कितने तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आपको प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, चार्जेस के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। फिर आपको यूनिट यानी कि चार्ज को किस में मेजर किया जाता है उस यूनिट को हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर चार्ज से रिलेटेड आपको एक लॉ दिया गया था जिसको बोला जाता है कूलॉम्स लॉ, यानी कि जो चार्जेस होते हैं उनके बीच जो फोर्स लगता है उस फोर्स का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप लोगों को एक लॉ दिया गया था जिसको कूलॉम्स लॉ बोला जाता है। और फिर फाइनली हम लोग चार्जेस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वन बाय वन हम लोग सारे टॉपिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या। ठीक है, देखो जनरली बच्चे को पता होता है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, वो ये सिर्फ जानते हैं कि कितने तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं। बट बेसिकली जब बात आता है कि उनके डिफिनेशन का, कि उनका डिफिनेशन क्या होता है, तो वो उसको डिस्कस करने में थोड़ा बहुत हेजिटेट फील करते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग उसके डिफिनेशन के बारे में सबसे पहले पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो किसी भी मैटर का आपको एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। किसी भी मैटर का क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। अब ये फिजिकल प्रॉपर्टी किस चीज में उसको हेल्प करता है, तो वो आपको हेल्प करता है किसी भी बॉडी में, किसी भी बॉडी में तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड और साथ साथ आपको क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों तरह के फील्ड प्रोड्यूस करने में आपको हेल्प करता है। यानी कि हम लोग इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से दो तरह के फोर्सेस फील करते हैं। इस इलेक्ट्रिक चार्ज की वजह से दो तरह के फोर्सेस हम लोग फील करते हैं। ठीक है, पहला आपको इलेक्ट्रिक फोर्स हमको फील होता है और सेकेंड हम लोग मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड बोल रहे, मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। ठीक है, और साथ साथ आपको एक और तीसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, तो दैट मीन्स कहने का मतलब चार्ज आपको क्या होता है, चार्ज आपको किसी भी मैटर का एक फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, चार्ज किसी भी मैटर का फिजिकल प्रॉपर्टी होता है जिसके वजह से क्या होता है कि कंडक्टर के अंदर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स हम लोगों को दिखाई देता है। आई थिंक यहाँ तक आप लोगों को चार्ज के बारे में क्लियर होगा कि चार्ज क्या होता है। ठीक है, अब आगे हम लोग डिस्कस करेंगे चार्ज के बारे में कि चार्ज के कितने टाइप्स होते हैं। पहले ये पता कर लेते हैं चार्ज ऑन अ माइक्रो बॉडी, यानी कि आपको चार्ज किसी बॉडी के ऊपर आता कैसे। ठीक है, देखो इसको समझने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, ऊपर चलते थोड़ा सा, चार्ज किसी बॉडी के ऊपर कैसे आता है उस चीज को पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो सपोज दैट मान के चलते हम लोग कि ये हम लोगों का एक बॉडी है ए। आपको पढ़ाया गया होगा, मतलब जूनियर सेक्शंस में आप लोगों को जरूर बताया गया होगा कि कोई भी मैटर होता है, किसी भी मैटर के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इस वजह से बोला जाता है कि ये जो मैटर होता है, ये जो एटम होता है, वो आपको जनरली क्या होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। यानी कि इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। बट जब ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, ठीक है, जब ये एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है तब वो एटम न रह करके वो क्या बन जाता है, चार्ज बन जाता है। ठीक है, जब ये अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करता है या फिर इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, या तो ये गेन करता है या फिर ये क्या करता है, लूज करता है। ठीक है, तो जब एटम अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करे या फिर गेन करे तो उस समय वो एटम जो होता है वो क्या बन जाता है, आपको चार्ज बन जाता है। यानी कि उसके ऊपर आपको या तो प्लस चार्ज आता है या फिर नेगेटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी एटम आपको चार्ज कब बनता है, तो या तो इलेक्ट्रॉन गेन करके या फिर लूज करके। ठीक है, अब बात ये आता है कि आखिर ये लूज और गेन करते क्यों हैं, इसका रीजन क्या है। तो देखो जनरली कोई भी एटम जो होता है वो स्टेबल होना चाहता है, और स्टेबल होने के लिए, यानी कि स्टेबल होने का मतलब अपने नियरेस्ट इनर्ट गैसेस की तरफ बनने के लिए वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को या तो लूज करते हैं, नहीं तो फिर क्या करते हैं, गेन करते हैं। तो
अब बात आता है कि जो नॉर्मल सा बात आता है कि एटम के पास, आपको ये समझ में आ गया हो कि एटम के पास चार्ज आता कहाँ से है। तो एटम के पास चार्ज कहाँ से आता है, तो एटम खुद चार्ज क्रिएट करता है। कैसे? या तो इलेक्ट्रॉन को लॉस करके या फिर इलेक्ट्रॉन को गेन करके। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे आपको लिखा हुआ है कि जनरली एक्सेस और डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि या तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाता है किसी बॉडी में या फिर इलेक्ट्रॉन का कमी हो जाता है। ठीक है, इज इक्वल टू द चार्ज ऑन अ माइक्रो बॉडी, उस बॉडी के ऊपर उतना ही चार्ज होता है। जितने इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ या फिर जितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा बढ़ गए उतना ही बॉडी के ऊपर चार्ज आता है। अब बात आता है कि अ बॉडी हैविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिस बॉडी के पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है, तो उनके पास कौन से चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं। ठीक है, और जिस बॉडी के पास क्या होता है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कम होता है, उनके पास पॉजिटिव चार्ज होता है। अब कैसे, देखो नॉर्मल सा एग्जांपल लेके समझाते हैं कि मान के चलो कि एक बॉडी है, ठीक है, और इसके अंदर अगर आपको हम लोग देखते हैं कि 4 पॉजिटिव चार्ज है और 3 आपको नेगेटिव चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो ओवरऑल यहाँ पे बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का संख्या ज्यादा था और ये जो नेगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के जो चार नंबर थे वो क्या थे, कम थे। तो इलेक्ट्रॉन के डिफिशियंसी होने की वजह से जिस बॉडी में डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, उसके पास कौन से चार्ज आते हैं, पॉजिटिव चार्ज आते हैं। अब बात करते हैं एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन का, यानी कि मान के चलते कि आपको एक एटम है, ठीक है, जिसके अंदर आपको इस बार हम लोग इलेक्ट्रॉन्स की संख्या को ज्यादा करेंगे, यानी कि मान के चलो कि पॉजिटिव 3 थे और नेगेटिव जो थे वो 5 थे। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा। तो ओवरऑल इस बॉडी के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आ जाएगा, आपको 2 नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये नेगेटिव वाले का संख्या ज्यादा था, यानी कि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसके पास थे। ठीक है, तो जब किसी बॉडी के पास एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का संख्या ज्यादा होता है, तो उस कंडीशन में बॉडी के ऊपर कौन सा चार्ज आता है, नेगेटिव चार्ज आता है। और जिस बॉडी के ऊपर आपको क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आता है, उनके पास नेगेटिव की संख्या क्या होते हैं, कम होते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या क्या होते हैं, कम होते हैं। ठीक है, अब आगे बेसिक चीजें बताया गया आपको कि हमको पता है कि कोई भी एटॉमिक स्ट्रक्चर आप पढ़े होंगे तो उसमें आपको बताया गया कि एटम जो होता है वो एक सेंट्रल पार्ट रखता है, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। यानी कि अगर ये एटम है तो एटम के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है, बहुत ही छोटा पार्ट, जिसको क्या बोला जाता है, न्यूक्लियस बोला जाता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर 2 चीजें प्रेजेंट होती है, या तो प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, दोनों चीजें प्रेजेंट होती है। तो सिंस प्रोटॉन के पास आपको पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन के पास आपको कोई चार्ज नहीं होता है, तो ओवरऑल हम बोल सकते हैं कि ये जो एटम है, एटम का ये जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के पास ओवरऑल कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, इस ऑर्बिट में, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट होते हैं उसमें रिवॉल्व करते रहते हैं। ठीक है, चलो आगे डिस्कशन करते हैं हम लोग। ये आपको वही सारा चीजें लिखा हुआ है जो आपको डिस्कस किए हैं। ठीक है, पढ़ के देख लीजिएगा, अगर कुछ प्रॉब्लम होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, आप लोगों को बता दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कि इलेक्ट्रिक चार्ज कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो देखो 2 टाइप्स के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज, दूसरा नेगेटिव चार्ज। जैसे कि आपको पीछे बताए थे कि पॉजिटिव चार्ज वो होंगे जिनके पास डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का संख्या जिनके पास कम होगा। इलेक्ट्रॉन्स का संख्या कम होगा, प्रोटॉन्स का संख्या ज्यादा होगा, तो वो ऑटोमेटिकली पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। और नेगेटिव चार्ज किसको बोलते हैं, वैसे एटम जिनके ऊपर क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का संख्या ज्यादा होता है, तब हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो बॉडी है वो नेगेटिवली चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिवली चार्ज करने का मतलब हुआ कि बॉडी के पास इलेक्ट्रॉन्स का संख्या ज्यादा है, और पॉजिटिवली चार्ज होने का मतलब हो गया कि बॉडी के पास आपको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या का क्या है, कमी है। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज में आप एग्जांपल लेके चल सकते हो प्रोटॉन को, प्रोटॉन आपको है, फिर एक अल्फा पार्टिकल्स होता है, इसको भी आप लेके चल सकते हो, ये भी पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स होता है। नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स में आप इसको लेके चल सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स को लेके चल सकते हो। ठीक है, इसमें आपको एक लेके चल सकते हो बीटा पार्टिकल्स को। ये एग्जांपल्स है आपको नेगेटिव चार्ज को, ये खास करके आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपको बहुत ज्यादा काम आएंगे कि नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन होते हैं, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स कौन कौन होते हैं। बाकी आपको एटम का भी ले सकते हो एग्जांपल में, जैसे सोडियम का हो गया Na+, ये जो सोडियम आयन है ये भी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, मैग्नीशियम आयन Mg2+, ये भी आपको क्या है, आपको एक पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है,
वैसे ही निगेटिव चार्ज में भी आप क्लोराइड आयन को लेकर चल सकते हो, एक निगेटिव चार्ज है, ठीक है। उसके बाद आप ब्रोमाइड आयन को लेकर चल सकते हो, ये भी आपको क्या है, एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो ये चीजें आप याद रख सकते हो कि दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं चार्जिंग ऑन अ बॉडी। वो हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है, वो हमारे टॉपिक का पार्ट नहीं है। चलो देखते हैं। नेक्स्ट हम लोगों का क्या पार्ट टॉपिक था, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस के बारे में, कि चार्जेस किस किस तरह के प्रॉपर्टीज होते हैं, ठीक है। तो देखो बेसिकली इनमें सबसे पहला जो प्रॉपर्टी आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, मतलब जब आप जूनियर सेक्शन में होंगे तब से आपको बताया जा रहा है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। इसको आप बोल सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, सिंस ये दोनों के दोनों पॉजिटिव चार्ज है यानी कि सेम चार्ज हो गया, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर रहा है, रिपेल कर रहा है, ये इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, यानी कि दोनों एक दूसरे से दूर जाते हैं। वैसे यहाँ पे देखो ये नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, दोनों को कांटेक्ट में लाया गया तो दोनों एक दूसरे से कहाँ दूर जा रहे हैं, दोनों एक दूसरे से कहाँ जा रहे हैं, दूर, यानी कि दैट मीन्स यहाँ भी एक दूसरे को वो रिपेल कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो सेम चार्जेस है। नंबर थर्ड बात करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, देखो ये दो अपोजिट चार्ज है, इस वजह से दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि बोल सकते हैं कि जो पॉजिटिव चार्जेस होता है इनके बीच आपको रिपल्सन होता है, इसके बीच आपको क्या होता है, रिपल्सन होता है, और जो सॉरी लाइक चार्जेस के बीच में रिपल्सन होता है, और जो ऑपोजिट चार्जेस होते हैं उनके बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि अगर हमको ट्रू टेस्ट करना है, यानी कि दैट मींस चेक करना इलेक्ट्रिफिकेशन का, कि नॉर्मल सा बात है कि अगर हमको चेक करना है कि कौन सा बॉडी चार्ज पार्टिकल्स है कौन सा चार्ज नहीं है, ठीक है। तो वैसे कंडीशन में हम लोग किसका यूज करते हैं, रिपल्सन को सबसे बेस्ट माना जाता है। ऐसा क्यों रिपल्सन को बेस्ट माना जाता है, क्योंकि देखो एक चार्ज बॉडी, ये चार्ज बॉडी हो गया और ये अनचार्ज बॉडी हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच भी क्या होता है, अट्रैक्शन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं कि ये चार्ज बॉडी है यानी कि पॉजिटिवली चार्ज है, और ये आपको एक दूसरा बॉडी है नेगेटिवली चार्ज, तो इन दोनों के बीच भी अट्रैक्शन होता है। तो इलेक्ट्रिफिकेशन का टेस्ट करने का मतलब हमको ये चेक करना है कि कौन सा बॉडी चार्ज है और कौन सा बॉडी चार्ज नहीं है। तो नॉर्मल सा एक बात बताओ, यहाँ पे आपको ये पॉजिटिव चार्ज वाला जो चार्ज बॉडी है वो अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर ले रहा है, और ये जो चार्ज बॉडी है वो दूसरे चार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो क्या हम अट्रैक्शन को एक ट्रू टेस्ट मान सकते हैं या रियल टेस्ट मान सकते हैं, ताकि हम लोग चेक करें कि हाँ कौन सा बॉडी चार्ज है, नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये अनचार्ज बॉडी को भी अट्रैक्ट कर रहा है। अट्रैक्शन में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन में आपको अनचार्ज बॉडी भी अट्रैक्ट हो रहा है और चार्ज बॉडी भी अट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। इस वजह से हम लोग अट्रैक्शन को बेस्ट मेथड नहीं मान सकते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन को चेक करने के लिए, लेकिन हाँ रिपल्सन को मान सकते हैं, क्योंकि रिपल्सन आपको अनचार्ज बॉडी के साथ नहीं होता है। रिपल्सन जब भी होगा तो दो सेम चार्ज वाले बॉडी के बीच होगा, क्लियर है। तो इस वजह से ट्रू टेस्ट जो होता है इलेक्ट्रिफिकेशन का वो आपको कौन सा होता है, रिपल्सन होता है। क्यों, रीजन बताया जा रहा है कि अट्रैक्शन क्यों नहीं माना, नॉट अट्रैक्शन, अट्रैक्शन को क्यों नहीं माना जाता है, बिकॉज अट्रैक्शन जो होते हैं वो आपको चार्ज बॉडी के बीच भी होते हैं और एक अनचार्ज बॉडी के बीच भी होते हैं, ठीक है। यानी कि चार्ज और अनचार्ज के बीच में, और साथ साथ आपको क्या हो गया, दो अपोजिटिवली चार्ज बॉडी के बीच भी होता है। इस वजह से हम लोग रिपल्सन को सबसे बेस्ट मेथड मानते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन को चेक करने के लिए। तो पहला प्रॉपर्टी आई थिंक क्लियर होगा, ठीक है। हम लोग दूसरे प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो दूसरा प्रॉपर्टी है कि चार्ज कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। अब इसका रीजन समझो। देखो हम लोगों को पता है कि चार्ज के पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन दोनों होते हैं, और हम लोगों को पढ़ाया गया है, शुरुआत से बताया गया है कि जिस चीज के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हैं उसको क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। लेकिन ये एक ऐसा क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। अब इसका रीजन क्या है, तो रीजन ये है कि आपको कोई भी क्वांटिटी को वेक्टर होने के लिए सिर्फ ये जानना जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ क्या कर रहा है, उसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है। सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने की वजह से हम किसी को भी वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं। अगर उसको वेक्टर क्वांटिटी बनना है तो उसको एक अलग सा रूल फॉलो करना पड़ता है, मैथमेटिकल रूल फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। सिंपल वो कैलकुलेशन, सिंपल अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर सकता। लेकिन स्केलर क्वांटिटी क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी में अगर आप 3 + 5 ऐड कर रहे हो तो ये डायरेक्ट ऐड लिख सकते हो,
लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में इसी को अगर ऐड करना होता है तो हमको बहुत सारे स्पेशल रूल्स को फॉलो करना पड़ता है, जैसे ट्रायंगल लॉ, क्वाड्रिलेटरल लॉ, सॉरी पैरेललोग्राम लॉ, इस तरह का फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखना। तो आपको क्या बता रहा है कि चार्जेस जो होते हैं वो स्केलर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, यानी कि सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं करते। इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि ये कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ये सब चीजें आपको ध्यान में नहीं रखना है, बस आपको इतना ध्यान में रखना है कि चार्ज जो होता है वो कौन सा क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग तीसरे प्रॉपर्टी का बात करते हैं तो चार्ज जो होता है वो हमेशा क्वांटाइज होता है। अब ये क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि चार्ज जब भी आपको आएगा तो एक इंटीग्रल फॉर्म में, इंटीग्रल फॉर्म मतलब इंटीजर के फॉर्म में आएगा, यानी कि +-1 हो सकता है, +-2 हो सकता है, +-3 हो सकता है। ठीक है, लेकिन कभी भी ये फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं हो सकता, 1/2 नहीं हो सकता है, +-9/2 नहीं हो सकता है। इस तरह से फ्रैक्शनल वैल्यू आपको कभी भी नहीं आएंगे। तो चार्ज इज क्वांटाइज करने का मतलब क्या होगा कि चार्ज जब भी आएंगे तब वो आपको एक इंटीग्रल वैल्यू आएगा, वो चाहे वो प्लस में हो या फिर माइनस में। क्यों? क्योंकि चार्ज दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। कभी भी उसका फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, तो ये आपको चार्ज का थर्ड प्रॉपर्टी था। नंबर 4 अगर हम लोग बात करते हैं चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में, तो चार्ज क्या होता है? कंजर्व्ड होता है। कंजर्व्ड कहने का मतलब जैसे आप लोग पढ़े होंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि मास को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। उसी तरह से यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोई भी अगर बॉडी है, कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है, तो उसके अंदर हम लोग चार्ज को चेंज नहीं कर सकते, चार्ज को कभी भी चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यही बात आपको बताया जा रहा है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट देखो, अब यहाँ पे आपको बता रहा है कि द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होल्ड्स गुड इन ऑल टाइप्स ऑफ रिएक्शन, चाहे वो केमिकल न्यूक्लियर हो या फिर केमिकल डीके रिएक्शन हो। ठीक है, इनमें से कोई भी ऐसा रूल नहीं है जहां पे आपको चार्ज का बर्बादी होता है। ठीक है, यानी कि चार्ज जो होता है वो जनरली कंजर्व्ड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आप लोगों से हम पूछेंगे, उसका आंसर बताओ क्या होगा। ठीक है, उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना और उसका आंसर हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आपको आपके पास एक क्वेश्चन है कि ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है, यानी कि एक बॉडी है। ठीक है, जिसके अंदर आपको चार पार्टिकल्स है, 1 2 3 4 और एक और मान लेते हैं 5। इसके ऊपर -2 कूलम का चार्ज था, इसके ऊपर +3 कूलम का चार्ज था, इसके ऊपर 7 कूलम का चार्ज था, इसके ऊपर -5 कूलम का चार्ज था और इसके ऊपर 4 कूलम का चार्ज था। हम इस आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर कुछ चेंजेस किए। ठीक है, और चेंजेस करने की वजह से तुम्हारा क्या होगा कि हर एक बॉडी के ऊपर जो चार्ज हो गया वो कुछ अलग अलग हो गया है। तो ये 5 बॉडी वही, लेकिन इनके ऊपर जो चार्जेस है वो अलग हो गए। ठीक है, यानी कि हम इनमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजमेंट किए, जिसकी वजह से चार्ज जो पहला बॉडी के ऊपर -2 कूलम था वो आपको 5 कूलम हो गया, इसके ऊपर जो चार्ज था वो आपको -4 कूलम हो गया, ये जो था वो 9 कूलम हो गया। ठीक है, ये वाला जो था वो 6 कूलम हो गया। तो अब बताओ कि इसके ऊपर चार्ज कितना होगा। ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर नहीं बनेगा तो फिर आपको हम नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। ठीक है, आपको आंसर बताना है कि इस बॉडी के ऊपर पहले -2 कूलम का चार्ज था, इसके ऊपर 3 कूलम का चार्ज था, इसके ऊपर 7 कूलम का चार्ज था, इसके ऊपर 4 कूलम का चार्ज था, इसके ऊपर -5 कूलम का चार्ज था। इस बॉडी के अंदर आपको, इस वाले बॉडी के अंदर आपको कुछ ना कुछ चेंजमेंट किया गया। ठीक है, और उस चेंजमेंट की वजह से क्या हुआ कि ओवरऑल इस बॉडी के ऊपर क्या हो गया, इस बॉडी के ऊपर चार्जेस चेंज हो गए। जो पहला इसके ऊपर -2 कूलम था ये 5 कूलम बन गया, +3 कूलम वाला -4 कूलम बन गया, 7 कूलम वाला 9 कूलम बन गया, ये -5 कूलम वाला 6 कूलम बन गया। तो बताओ इस वाले बॉडी के ऊपर, ये जो आपको बॉडी दिखाई दे रहा है, इस बॉडी के ऊपर, इस बॉडी के ऊपर कितना चार्ज आएगा, ये आप लोगों को बताना है नेक्स्ट क्लास में। कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब लास्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। अब इसका मतलब क्या होता है कि देखो, चार्ज कभी भी बिना मास के नहीं आ सकता। ठीक है, चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। ठीक है, यानी कि किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज है तो इसका मतलब ये जरूर है कि उस बॉडी के पास मास होगा। कोई भी ऐसा दुनिया में बॉडी नहीं है कि उसके पास चार्ज हो बट मास ना हो, ऐसा कोई भी बॉडी नहीं है। तो इसी वजह से आपको बताया जाता है कि चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, यानी कि चार्ज जब भी आते हैं तो मास के साथ आते हैं। ठीक है, हाँ, बट ये जरूर है कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, यानी कि किसी बॉडी के ऊपर मास होगा लेकिन चार्ज हो ये कंपलसरी नहीं है। बात को समझो ध्यान से, हम क्या बता रहे हैं
किसी बॉडी के ऊपर चार्ज हो, ठीक है, और चार्ज कब आएगा, जब उसके साथ मास भी आएगा, ठीक है। यानी कि बिना मास के चार्ज पॉसिबल नहीं है। दुनिया में अगर आपसे कोई पूछे कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बताओ जिसके ऊपर चार्ज हो बट मास ना हो, तो दुनिया में ऐसा कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। बट अगर आपसे पूछा जाए कि कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट बताओ जिसके पास मास हो बट चार्ज ना हो, तो ये चीजें पॉसिबल है। आप बहुत सारे एलिमेंट्स का नाम ले सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में जिसके ऊपर मास है, जिसके पास मास है, बट जरूरी नहीं कि उसके ऊपर चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यानी कि मास जो है वो बिना चार्ज के आ सकता है, बट चार्ज कभी भी बिना मास के नहीं आ सकता है। क्लियर है? तो इसका मतलब ये था फिफ्थ प्रॉपर्टी का मतलब, ठीक है। तो ये आपको चार्जेस के कुछ प्रॉपर्टीज थे, ठीक है। अब आगे की बात करते हैं एसआई यूनिट का। तो चार्ज का एसआई यूनिट आप लोगों को पता है कि कूलम्ब होता है, ठीक है, जिसको शॉर्ट में क्या लिखा जाता है, सी लिखा जाता है, ठीक है। अब एक कूलम्ब चार्ज के ऊपर जो होता है, एक कूलम्ब जो चार्ज होता है, वो एक कूलम्ब चार्ज के ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। एक कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 6.25 इंटू 10 कितने 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और आप यूनिट लिख सकते हो कूलम्ब का, एक और लिख सकते हो 1 एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। ये सब आपको क्वेश्चन एमसीक्यू में हेल्प करता है, ठीक है। चलो आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। आगे हम लोग का क्या है, सीजीएस यूनिट के बारे में। तो सीजीएस यूनिट जो होता है वो आपको स्टैटिक कूलम्ब होता है, ठीक है, या फिर इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट भी बोल सकते हैं, ठीक है। और जो सीजीएस यूनिट होता है चार्ज का, उसको हम लोग स्टैट कूलम्ब के भी नाम से जानते हैं। अब ये रिलेशन केवल याद रखना, न्यूमेरिकल में आपको हेल्प करेगा कि एक कूलम्ब में 3 इंटू 10⁹ स्टैटिक कूलम्ब होते हैं, ठीक है। 3 इंटू 10 कितने होते हैं, 9 स्टैटिक कूलम्ब, ठीक है। ये बेसिक चीजें है, ये आपको केवल ये पढ़ लेना एक बार, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग कूलम्ब्स लॉ के बारे में कि ये कूलम्ब्स लॉ होता क्या है। तो देखो ये जो कूलम्ब्स थे वो क्या किए थे, आपको चार्जेस जो दो, अगर मान के चलो आप क्या बताए थे कि अगर प्लस प्लस चार्जेस है दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, माइनस माइनस है दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है, या फिर प्लस माइनस है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। तो दोनों के बीच जो फोर्स लगता है उसी फोर्स के बारे में ये लॉ दिया गया था, ठीक है। अब इस लॉ में क्या बताया गया था, तो सुनो ध्यान से। तो इस लॉ में आपको ये बताया गया कि देखो यहाँ पे आओ और नीचे समझो कि ये दो चार्ज बॉडी है, एक ये Q1 और ये Q2, दो चार्ज बॉडी है, ठीक है। अब पता नहीं है या तो पॉजिटिवली होंगे या फिर नेगेटिवली होंगे, ठीक है। यानी कि दोनों के दोनों या तो पॉजिटिव, नहीं तो दोनों के दोनों नेगेटिव, नहीं तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। अब आपको पता है कि अगर दोनों के दोनों पॉजिटिवली होंगे तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, दोनों के दोनों नेगेटिवली चार्ज होंगे तो भी रिपल्सन फोर्स लगेगा, और एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होगा तो दोनों के बीच अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो देखो दो चार्जेस है, एक का वैल्यू दिया हुआ है Q1, दूसरे का वैल्यू दिया हुआ है Q2, और इन दोनों को एक डिस्टेंस पे रखा गया, कितना डिस्टेंस पे रखा गया है, R डिस्टेंस पे रखा गया है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला ये फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहलाता है। तो इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जो वैल्यू होता है वो दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस का, यानी कि चार्जेस को जितना ज्यादा हम लोग बढ़ाएंगे, ठीक है, चार्जेस को हम लोग जितना ज्यादा बढ़ाएंगे फोर्सेस उतना ही क्या होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, ठीक है। सेकंड क्या बताए थे वो कि जो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस का, यानी कि डिस्टेंस जितना ज्यादा होगा फोर्स उतना ही कम होगा। इनवर्सली का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा घटता है, ठीक है। और डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक क्वांटिटी डिक्रीज करता है दूसरा भी डिक्रीज करता है, ठीक है। तो ये दो चीजें बताए थे। फर्स्ट पॉइंट क्या बताए थे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो दोनों चार्ज के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और दूसरा ये बताए थे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो उन दोनों चार्ज के बीच के डिस्टेंस का क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी कि डिस्टेंस को बढ़ाओगे तो चार्जेस ऑटोमेटिकली क्या होते जाएंगे, घटते जाएंगे, ठीक है। और जब इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन किया गया, ये फर्स्ट इक्वेशन है जो कि Q1 Q2, और ये जो सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों को जब कंबाइन किया गया तो वो आपको क्या मिलता है, जब भी आपको बताया गया होगा, साइंस में बताया गया होगा कि प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट टर्म आता है। तो ये K जो है वो हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, जिसका वैल्यू जनरली क्या होता है 9 × 10⁹ न्यूटन होता है, ठीक है। चलो अब आगे डिस्कस करते हैं हम लोग। कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस है, इसको आप लोग ट्राई करके देखना।
ठीक है, ये न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस है इसको आप लोग ट्राई करके देखना, सारे क्वेश्चंस को ट्राई करके देखना, स्क्रीनशॉट ले लेना और ट्राई करके देखना इन सारे क्वेश्चंस को। जो भी डाउट होगा उसको नेक्स्ट क्लास में, ये जो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इस वजह से ये जो आपको न्यूमेरिकल्स है ये आपको खुद को ट्राई करके देखना है। ठीक है, ये फर्स्ट न्यूमेरिकल है, ये दूसरा न्यूमेरिकल है, ठीक है, ये थर्ड क्वेश्चन है आपको, ये फोर्थ क्वेश्चन है, ये फिफ्थ क्वेश्चन है, ये सिक्स्थ क्वेश्चन है। आपको ओवरऑल 6 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन है। ये सातों क्वेश्चन आप लोगों को डिस्कस करके आना है। बना करके देखिएगा, जो डाउट होगा उसको कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए कौन सा क्वेश्चन का डाउट है। बाकी चीजें हम लोग कल इस सारे ये सातों क्वेश्चन को हम खुद आपको पर्सनली सॉल्व करके बताएंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को बनाते हैं। एक आप लोग बना करके देखना, एक हम बनाएंगे, ठीक है, दोनों के आंसर में क्या डिफरेंसेस आता है देखते हैं। चलो ठीक है, तो बाकी चीजें हम लोग कल डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे और कल कुछ और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो या फिर अपने दोस्तों के बीच शेयर कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।